गुड मॉर्निंग। आप सबको योगेश जैन का नमस्कार और आप सबका स्वागत है चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं बात करूंगा इतिहास की। अब इतिहास के अंदर क्या है कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इतिहास के 3 भाग हैं, एक राजस्थान का इतिहास, एक भारत का इतिहास और एक विश्व का इतिहास। लेकिन आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास से, और राजस्थान के इतिहास से भी एक छोटे से टॉपिक से अपन चर्चा कर रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम हमारे लिए जो होगा, उस टॉपिक का नाम जो हमारे लिए होगा वो होगा जनजाति आंदोलन। अब जनजाति से मीनिंग क्या है तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी आदि जनजातियाँ निवास करती है। इनके अधिकारों का हनन हुआ और इनके अपने अधिकारों के हक के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो हमारे लिए जनजातीय आंदोलन बन जाते हैं। यानी अगर मैं सिंपल से तरीके में से आपको समझाऊं कि इनके आंदोलन के वैसे कुछ जगह कारण अलग अलग रहे हैं, लेकिन एक सामान्य से भाषा में एक प्रमुख कारण के अंदर मैं एक लाइन के अंदर गिना दूँ तो इनके अधिकारों का हनन हुआ, इन्होंने अपने अधिकारों के हक के लिए आंदोलन चलाया। अब राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किस जनजाति की है तो वो हमारे लिए है मीणा जनजाति। उसके बाद हमारे लिए सेकंड जनजाति जो है वो हमारे लिए है भील जनजाति। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जिसकी जनसंख्या हमारे राजस्थान में ज़्यादा है वो हमारे लिए है गरासिया। यानी अभी अपन ने जनजाति आंदोलन पढ़ना शुरू नहीं किया है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से बैठते हैं वो अपन शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनजाति जो निवास करती है वो हमारे लिए है मीणा, उनके बाद है भील और उनके बाद है गरासिया। अब राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के अंदर जनजातीय आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो अपन देखते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो जनजातीय आंदोलन है वो 3 प्रमुख जनजातीय आंदोलन है। अब वो 3 प्रमुख जनजातीय आंदोलन कौन कौन से उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो अक्सर एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है और उसका नाम हमारे लिए है कुछ ऐसा कि उस जनजातीय आंदोलन का नाम हमारे लिए है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन की अपन चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड महत्वपूर्ण आंदोलन है वो हमारे लिए है एकी आंदोलन। अब एकी आंदोलन ये वही आंदोलन है जिसको आप चाहे तो एक और नाम से पुकार सकते हैं। इस एकी आंदोलन को आप और किस नाम से भी पुकार सकते हैं तो इस एकी आंदोलन को आप कह सकते हैं भोमट भील आंदोलन। यानी एकी आंदोलन के 2 नाम हैं, आप इसे चाहे एकी आंदोलन कहें या भोमट भील आंदोलन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन होगा वो अपन बात करेंगे किस जनजाति के ऊपर, मीणा और मीणाओं से संबंधित भी कुछ जनजातीय आंदोलन में गतिविधियां है वो अपन चर्चा करेंगे। लेकिन 3 जनजातीय आंदोलन के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादातर बार उसी जगह से पूछा गया है, वो हमारे लिए है भगत आंदोलन। और जो 3 आंदोलन लिखे हैं इन तीनों आंदोलन में मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भगत आंदोलन जो है वो किस जनजाति से संबंधित है तो भगत आंदोलन है भील जनजाति से संबंधित, ठीक है। इसके बाद जो एकी आंदोलन है उसे हम भोमट भील आंदोलन कह रहे हैं। यहाँ पे भी जो मुख्यतः जाति जो है वो भील जाति का ही योगदान ज़्यादा था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि भीलों के साथ यहाँ पे किस जनजाति का भी इस आंदोलन में योगदान रहा है तो भीलों के साथ यहाँ ध्यान रखना किस जनजाति का भी योगदान है। गरासिया और मीणा आंदोलन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मीणा जनजाति की चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम में आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है वो भगत आंदोलन, और इसी भगत आंदोलन से अपन चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि भगत आंदोलन से किस तरह से अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भगत आंदोलन और उसकी गतिविधियाँ। अब भगत आंदोलन के बारे में हमारे लिए क्या है तो हम भगत आंदोलन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया कि भगत आंदोलन चलाया किसने था। तो भगत आंदोलन चलाने वाले जो थे, या आपको पूछे कि भगत आंदोलन के संस्थापक कौन है या भगत आंदोलन को किन्होंने चलाया तो आप नाम बताएंगे कि भगत आंदोलन को जिन्होंने चलाया उनका नाम है हमारे लिए गोविंद गिरी। यानी एग्जाम का पहला क्वेश्चन, और अक्सर कभी पटवारी कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर इतने सिंपल क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि भगत आंदोलन किसने चलाया था या भगत आंदोलन के संस्थापक कौन है, आपको नाम बताना है गोविंद गिरी। आप इन्हें चाहें तो गोविंद गुरु भी कह सकते हैं। अब गोविंद गिरी के बारे में अपन कुछ बातें यही जान लेते हैं। तो गोविंद गिरी के बारे में कहा जाता है कि गोविंद गिरी का जन्म जो है
वो हुआ था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में गोविंद गिरी का जन्म जो था वो डूंगरपुर के एक गांव में हुआ और उस गांव का नाम हमारे लिए था बांसिया गांव। ये बांसिया गांव किस जिले में है? तो आप बताएं कि बांसिया गांव जो है वो डूंगरपुर जिले में है। यानी पूछा जाए कि गोविंद गिरी का जन्म स्थान जो है, गोविंद गिरी का जन्म स्थान जो है वो कौन सा गांव है, तो आपको बताना है गोविंद गिरी का जन्म स्थान है बांसिया गांव। अब यहाँ से आगे क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गोविंद गिरी के भी क्या थे, एक गुरु। तो आपको पूछे कि गोविंद गिरी के गुरु कौन थे, तो आप नाम बताना कि गोविंद गिरी के जो गुरु थे उनका नाम आपके लिए था राजगिरी। राजगिरी जो थे वो गोविंद गिरी के गुरु थे। अब हमारे लिए एग्जाम में यहाँ खास क्या आया, तो पहला तो आ गया कि गोविंद गिरी भगत आंदोलन के संस्थापक है। गोविंद गिरी का जन्म स्थान कौन सा है, तो गोविंद गिरी का जो जन्म स्थान है वो हमारे लिए है बांसिया गांव, और बांसिया गांव कहाँ है, डूंगरपुर। गोविंद गिरी के गुरु कौन है, तो गोविंद गिरी के गुरु है हमारे लिए राजगिरी। अब गोविंद गिरी जो है वो कार्य कर रहे हैं किस जनजाति के लिए, तो आप पाएंगे कि गोविंद गिरी ने कार्य किया है किस जनजाति के लिए, तो वो जनजाति है कौन सी, भील। लेकिन यहाँ खास पहलू क्या है कि गोविंद गिरी तो खुद जाति से, गोविंद गिरी तो खुद जाति से तो क्या थे, बंजारा। लेकिन इन्होंने कार्य किया है किस जनजाति के लिए, तो किस जनजाति के लिए कार्य किया है, भील। यानी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उभर के आया कि खुद तो बंजारा जाति के थे लेकिन कार्य किसके लिए कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कार्य किसके लिए कर रहे हैं, भीलों के लिए। और अगर सिंपल सी भाषा में पूछे कि भीलों के लिए क्या कर रहे हैं, तो एक वर्ड के अंदर कह सकते हैं कि भीलों के अंदर जनजागृति फैला रहे हैं। भीलों के अंदर अंधविश्वास थे, कुछ कुरीतियाँ थी, इनके अधिकारों का हनन होता था फिर भी आवाज़ नहीं उठाते थे। इसके लिए गोविंद गिरी इनके लिए भगत आंदोलन चला रहे हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सिंपल सा कि गोविंद गिरी ने भीलों के अंदर क्या फैलाने के लिए, तो गोविंद गिरी ने भीलों के अंदर जन जागृति फैलाने के लिए कौन से आंदोलन का प्रारंभ किया था, भगत आंदोलन। हाँ, लेकिन गोविंद गिरी कहते हैं कि मैं भीलों के लिए कार्य तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे इस कार्य के लिए एक बहुत बड़े व्यक्तित्व से क्या मिली है, प्रेरणा। एग्जाम में पूछा जाता है कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया है, भीलों में जनजागृति फैलाने का कार्य किया था, किसकी प्रेरणा से, तो वो आदमी अपने आप में बहुत फेमस है। और अक्सर आपने सुना होगा एक वाक्य, एक नारा कि उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, और वेदों की ओर लौटो जैसा ही वाक्य हमारे दिमाग के अंदर आए तो एक आदमी का नाम हमारे दिमाग के अंदर आना शुरू होता है, वो बड़ा महान व्यक्तित्व है। और उस महान व्यक्तित्व का नाम हमारे लिए है कुछ ऐसा कि वेदों की ओर लौटो नारा देने वाले थे आर्य समाज के संस्थापक, और उनका नाम है हमारे लिए दयानंद सरस्वती। अक्सर एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन बना हुआ है और बन भी सकता है कि गोविंद गिरी ने किसकी प्रेरणा से भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया था, तो आप नाम बताएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। अब हमारे लिए क्या है कि गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती से कब मिले थे, तो इतिहास में कहा गया है कि समय था 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी गोविंद गिरी की मुलाकात दयानंद सरस्वती से हुई थी, और इसी मुलाकात के समय दयानंद सरस्वती ने भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए गोविंद गिरी को प्रोत्साहन दिया था। और दयानंद सरस्वती के प्रोत्साहन से ही गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति के लिए कौन सा आंदोलन लेके आ रहे हैं, भगत आंदोलन। अब हमारे लिए इस भगत आंदोलन में एग्जाम में आने लायक क्या है, यानी गोविंद गिरी को एक बहुत बड़ा काम करना है कि भीलों के अंदर जन जागृति फैलानी है। यानी गोविंद गिरी को कोई ना कोई एक ऐसा मंच चाहिए जिससे ये काम वो कर सके। तो गोविंद गिरी इसके लिए क्या करने वाले हैं, आइए अपन देखते हैं। तो गोविंद गिरी के लिए गोविंद गिरी कहते हैं कि मैंने भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए, गोविंद गिरी कहते हैं कि मैंने भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए कुछ ऐसा किया। क्या किया, अपन उसके ऊपर बात करते हैं कि गोविंद गिरी कहते हैं कि मैंने भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए किसकी स्थापना की थी, समसभा। यानी समसभा वो मंच था जिसके माध्यम से गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य कर सकते थे। अब हमारे यहाँ नए नए क्वेश्चन आना शुरू हो गए
पहला क्वेश्चन तो बन ही गया कि समसभा के संस्थापक कौन है, स्पष्ट है गोविंद गिरी। यहाँ से फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कि समसभा कब स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई है, आइए अपन चर्चा करते हैं। तो पहला काम तो बन गया कि गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए समसभा नामक एक संगठन बना रहे हैं। तो गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कब की थी? तो गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी के वर्ष में। कितनी बार एग्जाम के अंदर आप पूछा गया है, या तो पूछा गया है कि समसभा के संस्थापक कौन है, गोविंद गिरी, या पूछा गया है कि गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कब की थी। तो आप ईयर बताएंगे कि 1883 ईस्वी गोविंद गिरी समसभा की स्थापना करते कहाँ? तो गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी कहाँ? तो आप नोट डाउन करते रहिएगा कि गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी सिरोही में। कब की थी? 1883 ईस्वी। अब यहाँ से आगे हमारे लिए क्या है? तो गोविंद गिरी कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को समसभा का क्या बनाते हैं? सदस्य। तो गोविंद गिरी कहते हैं कि हम उसी व्यक्ति को समसभा में प्रवेश देंगे या उसी व्यक्ति को हम समसभा का सदस्य बनाएंगे जो हमारे द्वारा बनाए गए क्या मानेगा? नियम। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि किस नियम की बात हो रही है और वो कितने होंगे। तो वही व्यक्ति समसभा का सदस्य बन सकता था या उसी आदमी का प्रवेश समसभा में हो सकता था जो समसभा द्वारा बनाए गए कितने नियम मानता हो? 10 नियम। एग्जाम में आने वाला पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ चुका है कि समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे। तो आप बताएंगे समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे? 10 नियम थे। और जो व्यक्ति 10 नियम मान के कहाँ प्रवेश लेता था? समसभा में। जो व्यक्ति 10 नियम मान के समसभा में प्रवेश लेता था वो कहलाता था क्या? भगत। और इसीलिए गोविंद गिरी के आंदोलन को किस नाम से जाना गया? तो गोविंद गिरी के आंदोलन को क्या बोला गया है? भगत आंदोलन। यानी एग्जाम में पूछा जाएगा कि समसभा की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी। समसभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। समसभा की स्थापना कहाँ हुई? सिरोही में। समसभा में प्रवेश के कितने नियम थे? 10 नियम। और जो 10 नियम मान के समसभा में प्रवेश करता था उस व्यक्ति को भगत कहते थे। और इसीलिए गोविंद गिरी का आंदोलन जो है वो किस नाम से जाना गया? भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे लिए आगे क्या है। यानी गोविंद गिरी ने भीलों के अंदर जन जागृति फैलाने के लिए एक मंच स्थापित कर दिया और उस मंच का नाम हमारे लिए क्या है? समसभा। अब यहाँ से आगे क्या है? तो गोविंद गिरी कहते हैं कि हम अब समसभा के क्या करना चाहते हैं? अधिवेशन। यानी इन्होंने एक दिन चुना और जहां इन्होंने निश्चय किया कि हम हर साल जो भी सदस्य हमारे बने हैं हर साल हम एक जगह इकट्ठा होंगे और आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। तो इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने समसभा का पहला अधिवेशन किया किस वर्ष? आप बताएंगे 1903 ईस्वी। ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस आंदोलन का आ चुका है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे? 10। और आपको पूछे कि समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आप बताएंगे समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? 1903 ईस्वी। अब यहाँ से बात बढ़ती है आगे कि समसभा का अगर पहला अधिवेशन हुआ है 1903 में तो कहाँ हुआ है? तो उस जगह की बात भी अपन कर लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है आज के इस जिले में, और उस जिले का नाम हमारे लिए क्या है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में एक गांव है, और बांसवाड़ा में वो कौन सा गांव है? तो वो हमारे लिए है, उस गांव का नाम कुछ ऐसा कि उस गांव का नाम क्या है? अंबादरा। अंबादरा एक गांव का नाम है। और कहते हैं कि उस अंबादरा गांव के अंदर मानगढ़ की पहाड़ियाँ, और इसी मानगढ़ की पहाड़ियों में समसभा का पहला अधिवेशन हुआ था किस वर्ष? तो आप बताएंगे 1903। अब यहाँ पे एक विशेष बात याद रखनी है। याद क्या रखना है कि इन्होंने एक तिथि चुनी और डिसाइड किया कि हम इस तिथि को मानगढ़ की पहाड़ियों पर एकत्रित होंगे। तो वो तिथि पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना कि वो तिथि कौन सी थी। तो आपको बताना है कि वो तिथि थी हमारे लिए अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। यानी इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर
हम हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ियों पर एकत्रित होंगे और यहाँ से भील आंदोलन की गतिविधियाँ बड़ी तेज हो जाती है। अब हमारे लिए यहाँ से आगे क्या है, तो इन्होंने 1903 में डिसाइड किया कि पहला अधिवेशन हुआ हमारा मानगढ़ की पहाड़ियाँ। इसके अलावा वो तिथि क्या थी अधिवेशन की, तो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, ये वही तिथि है। और 1903 में ही डिसाइड हुआ कि 1903 से हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हम मानगढ़ की पहाड़ियों पर नियमित अधिवेशन करेंगे। अब हमारे लिए क्या है, तो यहाँ से आगे हमारे लिए कुछ ऐसा कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी और उस महत्वपूर्ण घटना का नाम था हमारे लिए मानगढ़ हत्याकांड। अब ये मानगढ़ हत्याकांड क्या है, तो पहला तो ये कि ये मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है वो कब हुआ, तो आपको पूछे तो आप बताना कि मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913। और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ। और पूछता है कि किस तिथि को हुआ, तो तिथि तो वही रहेगी और तिथि रहेगी हमारे लिए क्या, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। यानी वो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा ही थी जिस दिन हमारे यहाँ मानगढ़ हत्याकांड हुआ। और डेट क्या है, 17 नवंबर 1913। अब यहाँ पे होने वाला क्या है, तो तिथि से समझ लीजिए, तिथि क्या है, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। यानी कहीं ना कहीं इस दिन मीणाओं का क्या हो रहा था, अधिवेशन। और इस अधिवेशन में गोविंदगिरी पहुंचे और बहुत सारे भील लोग यहाँ पे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब यहाँ पे है क्या, तो कहते हैं कि 1913 के अंदर जब संख्या में बहुत ज़्यादा भील यहाँ एकत्रित थे, तो उस समय की सरकार ने 2 पुलिस वालों को वहाँ भेजा था। और जो 2 पुलिस वाले गए थे उनमें से एक का नाम था हमारे लिए ऐसा, कि जिनमें से एक का नाम क्या था हमारे लिए, यूसुफ खान। और एक व्यक्ति का जो नाम था वो हमारे लिए था गुल मोहम्मद। ये 2 व्यक्ति थे जो इस दिन इस पहाड़ी पे पहुंचे और कहीं ना कहीं अधिवेशन को होने से रोकने की बात ये कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ ऐसा कि वहाँ भीलों ने गुल मोहम्मद को मार दिया और यूसुफ खान जैसे तैसे जान बचा के भागता है। जब यूसुफ खान ने ये सूचना अपने अधिकारियों को भेजी, तो सूचना मिलने के बाद उस समय सरकार ने इस अधिवेशन के अंदर अपनी क्या भेजी, MBC। अब ये MBC क्या है, तो MBC को कहा जाता है कुछ ऐसा कि MBC का फुल फॉर्म है मेवाड़ भील कोर। देखिए कि इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा था। भीलों के ऊपर एक सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए और इनकी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी के अंदर की गई। नाम रखा गया मेवाड़ भील को, लेकिन इसने भीलों को ही मारने का काम किया। इस MBC के साथ एक रेजिमेंट और पहुंची और उस रेजिमेंट का नाम था इनके लिए वेलेजली रेजिमेंट। इसके अलावा अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने वाली 7वीं राजपुताना रेजिमेंट, और 7वीं राजपुताना रेजिमेंट भी MBC के साथ पहुंचती है। और जब MBC, वेलेजली रेजिमेंट और राजपुताना रेजिमेंट के सैनिक जो है वो इस अधिवेशन के अंदर पहुंचे और इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर क्या कर दी, फायरिंग। और देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पे कहा जाता है कि 1537 भील यहाँ पे क्या हो गए, शहीद। घटना छोटी नहीं, घटना बहुत बड़ी होगी कि कुछ मिनटों के अंदर MBC, वेलेजली रेजिमेंट और राजपुताना रेजिमेंट के सैनिकों ने 1537 भील यहाँ पे उनकी हत्या कर दी और 1537 भील यहाँ पे शहीद हुए। अब इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन इन सब घटना का दोषी कौन, तो कहा गया कि इन भीलों को इस मानगढ़ की पहाड़ियों में एकत्रित करने का काम किया था गोविंदगिरी। और जैसे ये घटना हुई, बात शुरू हो गई कि गोविंदगिरी को क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बातें हैं जो एग्जाम में आती है, मैं उनके ऊपर प्रकाश डाल देता हूँ। पहला काम है कि मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ, तो आप बताएंगे 17 नवंबर 1913। किस तिथि को हुआ, तिथि वही रहेगी जो प्रथम अधिवेशन में थी, 17 नवंबर 1913 को अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी सेनाओं की टुकड़ी पहुंची, तो MBC, वेलेजली रेजिमेंट और राजपुताना रेजिमेंट, और कुल लगभग कितने भील शहीद हुए, तो आप बता सकते हैं कि 1537 भील यहाँ पे क्या हुए, शहीद। छोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई और इस घटना का दोषी ठहरा दिया गया गोविंदगिरी को। लेकिन हमारे लिए यहाँ काम की बात क्या है कि इसी मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहा गया हमारे इतिहास में
कि इसी मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहा गया हमारे इतिहास में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमें पूछे राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। राजस्थान सरकार की जो डॉक्यूमेंट्री 2013 में बनी थी उसके अंदर लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसकी उपमा हम किसे दे रहे हैं? मानगढ़ धाम हत्याकांड को दे रहे हैं। तो हमें पूछे कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा हमारे राजस्थान के इतिहास के लिए, तो आप बताएंगे वो मानगढ़ धाम हत्याकांड है। किस तिथि को हुआ? आप बताएंगे अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, और वो दिन क्या था? तो आप बताएंगे 17 नवंबर 1913। और किस पुलिस वाले को मारने के बाद इस तरह से एमबीसी वेलेजली रेजिमेंट या राजपुताना रेजिमेंट के सैनिकों को पहुंचना हुआ, तो आप उस सैनिक का नाम बताएंगे। आप उस सैनिक का नाम बताएंगे कि उस सैनिक का नाम था आपके लिए क्या, तो उसका नाम बताना गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद को मारने के बाद ही ये टुकड़ियां यहाँ पे पहुँचती है, फायरिंग करती है। बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ जिसमें 1537 बिल क्या हुए? शहीद। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध वो किस आंदोलन से है। तो आपको पूछे कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप बताएंगे कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध है भगत आंदोलन, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन आएंगे कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध है निम्न में से किस आंदोलन से। पहला ऑप्शन आएगा भगत आंदोलन, फिर आएगा भौमट बिल आंदोलन, फिर आएगा ऐक्य आंदोलन या मीणा आंदोलन। तो आपको पूछे कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको बताना है कि भगत आंदोलन से इसका संबंध है जो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। अब घटना तो बहुत बड़ी हो गई और इस घटना का दोषी सरकार ठहरा रही है केवल किसको? गोविंद गिरी को। अब यहाँ पे कुछ बातें हमारे लिए और आगे वो अपन देखते क्या है, तो आप लगातार बने रहिए। अब इस घटना के बाद दोषी ठहरा दिया गया। इस घटना के बाद दोषी ठहरा दिया गया किनको? गोविंद गिरी को। और जैसी इतनी बड़ी घटना हुई, इस आंदोलन के जो कुछ बड़े नेता थे उन्होंने उस समय सरकार के सामने क्या करना शुरू कर दिया? आत्मसमर्पण। और यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि इस आंदोलन में आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे आपको एक नाम बताना है कि इस आंदोलन में आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति जो था, उन व्यक्ति का नाम हमारे लिए क्या थे? पुंजिया भील। एक तो पुंजिया भील थे जो महाराणा प्रताप के भील सेनापति थे। यहाँ चर्चा हो रही है पुंजिया भील। पुंजिया भील का संबंध भगत आंदोलन से है और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार के सामने इस आंदोलन में आत्मसमर्पण किया था। अब गोविंद गिरी के साथ क्या होने वाला है, तो गोविंद गिरी को भी गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो कहा गया कि गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके भेजा गया साबरमती जेल। और साबरमती नाम आते ही स्पष्ट है कि ये जेल कहाँ हो सकती है, तो साबरमती जेल है हमारे लिए कहाँ? अहमदाबाद। और इसी साबरमती जेल में गोविंद गिरी को भेज दिया गया और कहा गया कि इनको असल में सजा मिली थी। इनको असल में सजा मिली थी कितने वर्ष की? 20 वर्ष की सजा सुनाई गई और 20 वर्ष की सजा सुना के इनको भेज दिया गया साबरमती जेल। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा पहलू है। एक अच्छा पहलू क्या है कि एक नया नाम यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है और वो नया नाम निकल के आ रहा है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो कहा गया कि महात्मा गांधी के एक मित्र थे, वो भी पेशे से वकील थे, और महात्मा गांधी की जो मित्र थे उनका नाम हमारे लिए था कुछ ऐसा। उनका नाम हमारे लिए था अंतोजी दास। और अंतोजी दास जो थे वो महात्मा गांधी के मित्र थे, पेशे से वकील थे, और गांधी जी के कहने पर अंतोजी दास ने गोविंद गिरी का केस लड़ा और कहा गया कि इस 20 वर्ष की सजा को अंतोजी दास ने कितने साल करवा दी, तो 20 वर्ष की सजा को इन्होंने करवाई 10 साल। और 10 साल सजा के बाद गोविंद गिरी जो है वो जेल से क्या भी हो जाते हैं? रिहा भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक नया नाम हमारे लिए हो गया कि गोविंद गिरी का केस लड़ने वाले कौन थे। तो गोविंद गिरी का केस लड़ने वाले जो वकील थे उनका नाम था अंतोजी दास। इनको सजा तो वास्तव में 20 साल की मिली थी, लेकिन अंतोजी दास के प्रयासों से सजा 10 साल की हुई और उनके बाद इन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। अब यहाँ से आगे क्या है, तो गोविंद गिरी का बाकी जीवन जो है, गोविंद गिरी का बाकी जीवन कहाँ बीतता है, तो एग्जाम में पूछते हैं कि गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं।
एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं। तो आपको पूछे तो आप बताना कि गोविंद गिरी अपना अंतिम समय बिताते हैं किस गांव में, तो उस गांव का नाम हमारे लिए है कंबोई गांव। और ये कंबोई गांव आज राजस्थान में नहीं है, ये कंबोई गांव जो है वो कहाँ है। तो आपको पूछे तो आप बताना कि ये कंबोई गांव जो है गुजरात, और इसी कंबोई गांव में गोविंद गिरी अपना अंतिम समय बिताते हैं। यानी ये भगत आंदोलन और उसकी चर्चा हुई, लेकिन एग्जाम में आने लायक क्या है। मैटर पढ़ना आसान है, पढ़ाना आसान है, लेकिन इन सब के बीच में ये दिमाग में आना चाहिए कि हमें एग्जाम हॉल के अंदर, पेपर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, तो मैं उसके ऊपर चर्चा कर लूँ। लेकिन मेरे यहाँ कुछ बातें और है। अब यहाँ पे कुछ बातें क्या है कि 17 नवंबर 1913 को एक बहुत बड़ी घटना हो गई, मानगढ़ धाम हत्याकांड। तो इस समय कभी कभी पूछते हैं कि मानगढ़ धाम हत्याकांड के समय कि जो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था 1913 में, उस मानगढ़ धाम हत्याकांड के समय कहाँ के राजा, मेवाड़ के राजा कौन थे। और मानगढ़ बांसवाड़ा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि इस समय बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे। तो आपको दो बातें दिमाग में और बिठानी है कि इस हत्याकांड के समय मेवाड़ शासक कौन थे। तो आपको पूछे कि इस हत्याकांड के समय मेवाड़ शासक जो थे वो थे हमारे लिए फतेह सिंह। फतेह सिंह इस समय मेवाड़ शासक थे। देखो राजस्थान के इतिहास में क्या है कि फतेह सिंह जी का जो शासनकाल है वो उसे कहा जाता है आंदोलन का काल, कि उनके ज़माने में जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। तो हमें पूछे कि राजस्थान के इतिहास में किस शासक का काल आंदोलन का काल कहलाता है, तो मेवाड़ से वो राजा हमारे लिए फतेह सिंह। यानी और इस हत्याकांड के समय भी जो मेवाड़ के राजा थे वो फतेह सिंह थे। और एक आदमी का नाम आना और रह गया कि इस हत्याकांड के समय बांसवाड़ा शासक कौन थे। तो आप बताएंगे कि इस घटना के समय जो बांसवाड़ा शासक थे उनका नाम था पृथ्वी सिंह द्वितीय। पृथ्वी सिंह द्वितीय के समय बांसवाड़ा रियासत के अंदर घटना हुई थी मानगढ़ धाम हत्याकांड अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसमें 1537 वीर क्या हुए थे, शहीद हुए थे। अब यहाँ से हमारे लिए कुछ बातें और है, और वो बातें क्या है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ ऐसा भी, देखो इसमें पढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें केवल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है उस हमारा फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूछते हैं कि गोविंद गिरी के बारे में ऐसा कि गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी कहाँ स्थापित की थी। अब धूनी का मीनिंग ये समझ लीजिए कि भगत आंदोलन के ऑफिस, वहाँ से इन घटनाओं का संचालन होता था। तो आपको पूछे कि गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी कहाँ स्थापित की, तो आप पूछेंगे कि गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी स्थापित की थी डूंगरपुर के किस गांव में, बेरसा गांव। और ये बेरसा गांव जो है, ये बेरसा गांव डूंगरपुर में, और कहा गया कि बेरसा गांव के अंदर गोविंद गिरी ने धूनी स्थापित कब की, इसको अपना केंद्र कब बनाया, तो आप बताएंगे 1911। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि गोविंद गिरी का जन्म पूछे तो आप बताना बासिया गांव, लेकिन आपको पूछे कि गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी कहाँ स्थापित की, तो आप बताएंगे कि गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी स्थापित की थी कौन से गांव में, बेरसा गांव में। अब यहाँ से आगे हमारे लिए क्या है, हमें केवल ये समझना है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से एग्जाम में क्या आएगा। तो अपन जनजातीय आंदोलन की चर्चा कर रहे थे, और जनजातीय आंदोलन के अंदर अपन ने पहला आंदोलन लिया है भगत आंदोलन, और भगत आंदोलन चलाने वाले कौन थे, गोविंद गिरी। अब देखो अपन ने अभी तक की क्लास में क्या पढ़ा है, तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि राजस्थान में जनजातीय आंदोलन जो है वो 3 है, एक के आंदोलन, भगत आंदोलन, और एक हमारे लिए है मीणा आंदोलन। इस एक के आंदोलन को आप चाहें तो किस नाम से पुकार सकते हैं, भोमड़ भील आंदोलन। ऊपर के जो दो आंदोलन हैं भगत आंदोलन और एक के आंदोलन, वो भील जनजाति से ही संबंधित है, लेकिन जो भोमड़ भील आंदोलन या एक के आंदोलन जो है उसमें भीलों के साथ कौन सी जनजाति भी सम्मिलित रहेगी, गरासिया जनजाति, जिसकी चर्चा अपन अगली वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे अपन ने क्या देखा कि भगत आंदोलन जिसके संस्थापक गोविंद गिरी का जन्म हुआ 1858 ईस्वी। जन्म स्थान कौन सा गांव है, बासिया गांव कहाँ है, डूंगरपुर में। इसके अलावा गोविंद गिरी के भी गुरु थे, और गोविंद गिरी के गुरु कौन थे, तो उनका नाम क्या था, राजगिरी। पूछता है कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे, तो आप बताना किस जाति से संबंधित थे, बंजारा। यह बहुत बड़ा पहलू है कि खुद तो बंजारा जाति के थे, लेकिन कार्य किनके लिए किया है, भीलों में जन जागृति फैलाने का। और यहीं पे बात लिखी है कि गोविंद गिरी ने जो भीलों में जन जागृति फैलाई है वो किसकी प्रेरणा से, तो वेदों की ओर लौटो नारा देने वाले कौन थे, दयानंद सरस्वती। एग्जाम में पूछेगा कि गोविंद गिरी ने किसकी प्रेरणा से कार्य किया था, तो आप बताएंगे कि गोविंद गिरी ने किसकी प्रेरणा से कार्य किया था, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से कार्य किया था। यहां से आगे क्या है, तो हमने पढ़ा है
कि समसभा की स्थापना, यानी समसभा वो प्लेटफॉर्म था जहां गोविंद गिरी को इतना बड़ा कार्य करना था। और सामने लिखा है कि गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की। गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कहाँ की? सिरोही में। समसभा में एडमिशन के कितने नियम थे? पूछे तो आप बताना कितने नियम थे? 10 नियम। और जो 10 नियम मान के समसभा में प्रवेश करता था, जो 10 नियम मान के समसभा में प्रवेश करता था, वो क्या कहलाता था? भगत। जो समसभा के 10 नियम मान के उसमें प्रवेश लेता था, वो कहलाता था भगत। और इसीलिए गोविंद गिरी का आंदोलन जो है, वो गोविंद गिरी का आंदोलन जो है वो किस नाम से जाना गया है? भगत आंदोलन के नाम से। एग्जाम में आने लायक पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरी नजर में था और पूछता भी है कि समसभा में प्रवेश के कितने नियम बनाए गए, तो आप बताना 10 नियम। 10 नियम के अंदर मैं कुछ बता दूं कि इसमें कुछ शराब पर प्रतिबंध था, चोरी डकैती नहीं करना वगैरह। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर एक नियम ये भी था कि स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है? प्रयोग करना है। उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि 10 नियमों के अंदर के बिलों के लिए कहा गया कि आप अपने अन्याय के प्रति आवाज़ उठाए। लेकिन मुझे 10 नियमों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण लगा है वो एक लगा पहलू है स्वदेशी का प्रयोग। और अपन ने यही पढ़ा है कि पहला क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण मिला कि समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे? 10। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था कि समसभा की प्रथम बैठक या समसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो आप अपने चर्चा कर ली कि समसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1903। और 1903 के अंदर कौन सी पहाड़ियों पर? तो अपन चर्चा कर चुके थे कि वो कौन सी पहाड़ियों पर हुई है? मानगढ़ की पहाड़ियों पे। आपको पूछेगा कि समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903। कहाँ हुआ? मानगढ़ की पहाड़ियाँ। मानगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी कौन से गाँव में? तो हमें पता है कि बांसवाड़ा के कौन से गाँव में है, तो उस गाँव का नाम ऐसे ही था, अंबादरा गाँव। और हमने यहाँ पे एक तिथि भी याद की कि समसभा का अधिवेशन का दिन जो इन लोगों ने चुना था वो हमारे लिए था अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था समसभा में प्रवेश के कितने नियम? 10। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि समसभा के अधिवेशन की तिथि क्या थी? तो आप बताएंगे अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। अब यहाँ से आगे क्या था? तो आगे एक बहुत बड़ी घटना थी। और आगे जो बहुत बड़ी घटना थी वो हमारे लिए थी मानगढ़ हत्याकांड, या ऐसे आप चाहें तो मानगढ़ धाम हत्याकांड भी कह सकते हैं कि मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913। तिथि क्या? तिथि वही रहेगी, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। ठीक है। और अपन ने पढ़ा भी है कि ये घटना जो है, ये दिन जो है, ये वो दिन था जब अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को सभी मानगढ़ की पहाड़ियों पर एकत्रित हुए। और एक नाम मैंने आपको बताया था कि यूसुफ खान और गुल मोहम्मद, ये 2 पुलिस वाले इस अधिवेशन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए पहुंचे और भीलों ने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। और यूसुफ खान ने अपने बड़े अधिकारियों को सूचित किया। सूचित करने के बाद एमबीसी, जिसकी स्थापना 1841 ईस्वी के, इस एमबीसी की स्थापना 1841 ईस्वी में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? तो इसका हेडक्वार्टर रखा गया खेरवाड़ा, जिसको कहा गया मेवाड़ भील कोर। इस एमबीसी के साथ वेलेज रेजिमेंट और राजपुताना रेजिमेंट के सैनिक पहुंचे। इन्होंने यहाँ फायरिंग की और कुछ मिनटों के अंदर 1537 भील यहाँ पे क्या हुए? शहीद हुए। और इसी घटना को राजस्थान के इतिहास के अंदर कहा गया क्या? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसी ने संज्ञा नहीं दी है, राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे इतिहास में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो आप बताएंगे कि इसी मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहा गया है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतनी बड़ी घटना हुई, दोषी किसको ठहराया गया? गोविंद गिरी को। हमने यहाँ से आगे क्या पढ़ा था कि इस आंदोलन में आत्मसमर्पण करने वाला, इस आंदोलन में आत्मसमर्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हमने पढ़ा है कि इस आंदोलन में आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पुंजिया भील। और इस घटना के बाद गोविंद गिरी को भी गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? साबरमती जेल, जो कहाँ है? अहमदाबाद। कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। और इनका केस किसने लड़ा? तो महात्मा गांधी जी के मित्र थे अंतोजी दास। और अंतोजी दास ही वो व्यक्ति थे जो इनकी सजा 10 साल करवा लेते हैं और इन्हें जेल से क्या करवा लेते हैं? रिहा। इसके बाद हमने चर्चा की कि गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं। तो गोविंद गिरी अपना अंतिम समय बिताते हैं गुजरात के कौन से गांव में? कंबोई गांव। और कंबोई गांव कहाँ है? गुजरात। फिर अपन ने बात की कि मानगढ़ धाम हत्याकांड के समय मेवाड़ शासक कौन थे? तो आप बताएंगे फतेह सिंह। और बांसवाड़ा में घटना घटी तो इस समय बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे? तो आपको नाम बताना है कि इस समय बांसवाड़ा के शासक थे पृथ्वी सिंह सेकिन। और इसके अलावा एक छोटी सी बात कि
गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी कब और कहाँ स्थापित की? तो गोविंद गिरी ने प्रथम धूनी जो स्थापित की थी वो बेरसा गांव में, और बेरसा है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अंदर प्रथम धूनी उन्होंने स्थापित की थी 1911 में। फिर क्लियर कर रहा हूँ कि भासिया गांव इनका जन्म स्थान है और बेरसा वो जगह है जहाँ इन्होंने प्रथम धूनी स्थापित की थी। ये भीलों से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे हम कहते हैं भगत आंदोलन। तो अपनी चर्चा इसी के साथ समाप्त कर लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से एग्जाम में क्या है कि 3 बातें, 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। और 3 क्वेश्चन क्या मैं बता दूं कि समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे? 10। समसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903। और मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है वो किस तिथि को घटित हुआ? तिथि याद रखनी है, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। ये 3 बड़े क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हमारी चर्चा हुई गोविंद गिरी और भगत आंदोलन। आप चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। मैं योगेश जैन दोबारा नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ।